कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर, स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और मेरे साथ है निधि मैम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के बारे में। अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तैयारी करनी कैसे है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चंस, एक तो कि रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, और दूसरा कि अन्य राज्य मान्य है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैम सबसे बड़ा सवाल, अन्य राज्य मान्य है या नहीं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल मैम, ये पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी है तो अन्य राज्य मान्य हैं। हाउएवर जो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है, क्वालिफाइंग नेचर का जो बेनिफिट होता है, वो आपको सिर्फ राजस्थान वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेगा जिनके पास डोमिसाइल है। तो यहाँ पर एज लिमिट हम सबसे पहले बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए। तो 18 ईयर्स आपकी मिनिमम एज लिमिट है एंड 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, लेकिन रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है। तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो जो राजस्थान के किसी भी SC, ST, BC या EWS कैटेगरी में लाई करते हो, तो आपको इसके ऊपर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो राजस्थान के जो कि लाई करते हो SC, ST, BC या EWS कैटेगरी में, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट, ठीक है, मतलब दूसरे स्टेट के हो तो आप जनरल में ही काउंट होगे, तो फिर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एंड अगर आप कोई विडो हो, अगर आपके पास आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है, तो फिर आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये एक बात है आपके लिए। राइट मैम, ये तो हो गया एज के बारे में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर हम बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस भी कर रहे थे। क्योंकि ये जो सेकंड ग्रेड है आपका, ये 9वीं 10वीं वाला जो है TGT है ना, उसके बराबर माना जाता है राजस्थान में। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए और एक NCT द्वारा जो भी कोई एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो चाहिए। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में डिप्लोमाज लगते हैं, नहीं लगते, नहीं होते, लेकिन यहाँ पे है। तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा दोनों चलेगा, यानी चाहे आपके पास BEd है या DLEd है, वो दोनों ही मान्य रहेंगे। और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो ये है कि अगर आप अभी अपियरिंग है, यानी कि आप अपने BEd में सेकेंड ईयर के मान लीजिए फाइनल में है, या DLEd के आप अपने फाइनल आंसर्स लिख रहे हैं, रिजल्ट अभी हाथ में नहीं है, तो आप तसल्ली से फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ता एग्जाम की डेट से पहले पहले तक आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए। यस मैम, क्योंकि मैम बाकी सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशंस में व्हाट हैपेंस इज, आप जब फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है ना, वही आपकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डिसाइड करती है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, एडवांटेज, जैसे एक एडेड एडवांटेज है आपके लिए कि आप एग्जामिनेशन से पहले पहले अब आपका रिजल्ट आ जाए तो आप फिर एलिजिबल हो उसके लिए। और इससे मुझे याद आया, एज लिमिट में मैम एक और बेनिफिट, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये जो 80, ये अपर लिमिट जो हम काउंट कर रहे हैं, नॉर्मली जब भी आपका फॉर्म आता है तो उससे अगले साल के 1 जनवरी से हम अपर एज लिमिट का वो मानते हैं। बिकॉज इन्होंने बीच में 1-2 साल का गैप दिया है, तो इन्होंने उन सभी लोगों को बेनिफिट में लेने के लिए, एम्बिट में लेने के लिए, जो एज लिमिट मैक्सिमम डिसाइड की जाएगी वो डिसाइड की जाएगी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। ये एक और बहुत बड़ा क्या बात है। तो बहुत सारे आपको एडवांटेजेस फैक्टर्स मिल रहे हैं और हम यही होप करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इसके लिए अप्लाई करें। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो मैम जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग, एक डिफरेंट नेचर और फ्लेवर है इस एग्जामिनेशन का, क्योंकि 2 पेपर्स में भी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, पेपर 1 के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको लैंग्वेजेस, मैथ्स, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। इंस्टेड मैं आपको एक बार पूरे पेपर का नेचर बता देती हूँ। पेपर 1 आपका 2 घंटे का पेपर है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड 200 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब उसमें आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं राजस्थान की GK, इंडिया की GK एंड वर्ल्ड GK। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कवर होंगे। साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करता है, तो वो वाले डोमेन पर फोकस किया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा वेटेज दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको एक थरो नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी इन 2 डोमेन्स की। और जो हमारा पेपर 2 है वो आपके 2.5 घंटे का पेपर है, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे 300 नंबर के। और इसी में ही जैसे कि मैम हमने EMRS का एग्जाम देखा, हमने DSSB का एग्जाम देखा, तो उनके भी TGT PGT
एसएससी के पोस्ट पर सब्जेक्ट पेडागोजी पूछते हैं, तो इस बार भी आपको ना कि सिर्फ अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, बल्कि उसका सब्जेक्ट कंसर्न जो पेडागोजी है उस पर भी आपको जो है काम करना है, और वो भी उस पर भी आपको जो है फोकस करना है। अब मैम ये जो पेपर है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है ना, तो यही इस पेपर को ऑल द मोर डिफिकल्ट बनाता है। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर, मैम बताइए। मिनिमम क्वालिफाइंग। मैम ये पेपर का पैटर्न देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दिस रिवर्बरेट्स अ लॉट ऑफ यूजीसी नेट वाइब्स, बिकॉज उसमें भी वी हैव 2 सेक्शंस, राइट, एंड फर्स्ट सेक्शन वी हैव 50 क्वेश्चंस एंड दिस आल्सो हैज 100, मतलब 300 मार्क्स का वो है ना, तो हमारा पूरा ही वो 300 मार्क्स होता है। तो उसमें भी इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये मिनिमम 40% क्वालिफाइंग का है। सो बेसिकली पेपर 1 में भी 40% एटलीस्ट लेकर आने हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन है, तो 35% पे भी काम चल जाएगा। सिमिलरली पेपर 2 पे भी मैम सेपरेट इंडिविजुअली, तो ये नहीं है कि आपने टोटल स्कोर कर लिया, मतलब अगर यहाँ आपके 40% से कम रहेगा और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका वो पेपर चेक नहीं होगा। हाँ जी, इनफैक्ट सिमिलर पैटर्न हम DSSB के पेपर में भी देखते हैं, तो वो भी चीज आपको फोकस करनी है। एक टीचिंग एग्जामिनेशन अपना पैटर्न, अपना सिलेबस बहुत कुछ बोरो करता है, लेकिन अगेन उसका जो एलिमेंट है वो अपने आप में अलग होता है। तो राजस्थान इज वन सच एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मैम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, तो आप पहले लिटरेचर बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो सिलेबस आपका जो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके सेकंड पेपर की, तो वो जो सेकंड पेपर है आपका, उसके अंदर इन टोटल आप देखेंगे ग्रामर का पोर्शन है, इसके अलावा आपका इसमें लिटरेचर का पोर्शन है, और ये सीनियर टीचर ग्रेड 2 लिटरेचर का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, पेडागोजी का पोर्शन है। ग्रामर पेडागोजी निधि मैम आपके साथ टेकअप करेंगे, लिटरेचर का मैं करूँगी। अब जहाँ ग्रेड 1 की मैं बात करूँ वहाँ बड़ा क्लियर कट सा उनका कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कुछ टेक्स्ट प्रिस्क्राइब किए थे लिटरेचर के पोर्शन में। सो वेर इन यू हैड सर्टन पोएम्स, सर्टन नॉवेल्स, सर्टन ड्रामेटिक वर्क्स, इनफैक्ट नॉन फिक्शन एज वेल, फ्रांसिस बेकन कैसे वगैरह है, वो सब करना था वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहुत आसानी से बस इतना सा मेंशन किया है दैट यू हैव टू कवर ऑल द मेजर लिटरेरी terms, literary forms, literary movements and an acquaintance with major Indian English authors. सो पहली बात जो बहुत बड़ा चेंज है यहाँ लिटरेचर के सिलेबस में वो ये है कि अनलाइक एनी अदर एग्जाम इन इंडिया, यहाँ पर हमें ब्रिटिश लिटरेचर को डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, इनडायरेक्टली पढ़ना है, क्योंकि हमें लिटरेरी मूवमेंट्स कवर करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिटेल में चेक किया है, और हम लोग अपना एक वीडियो सेक्शन, अब हम वीडियो भी करेंगे जल्दी उसके ऊपर, जहाँ पूरा सोल्यूशन करवाएंगे आपको, बट वो कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे PYQs अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप एक बार क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ज़रूर करके देखें, तो आप पाएंगे कि उसमें लिटरेरी मूवमेंट्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के हैं। फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू कि रेनेसॉन्स में इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, इनमें से कौन से राइटर इस ग्रुप के हैं, कौन से राइटर इस ग्रुप के नहीं है, इस पर्टिकुलर एरा में जो लिटरेचर चल रहा है उसमें मेजर लिटरेरी फॉर्म कौन सा है। लिटरेरी फॉर्म्स पे क्वेश्चंस हैं कि फॉर एग्जांपल एक ओड है तो ओड के 3 स्टैंजास क्या मीन करते हैं, या एक सोनेट की राइम स्कीम क्या हो सकती है, स्पेंसेरियन स्टैंजा का राइम स्कीम क्या रहता है, मीटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, तो मीटर और प्रोसोडी के टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रिटिश सिर्फ वहीं तक है आपका, उसके अलावा लिटरेचर कोर वो नहीं पढ़ना। लिटरेचर कोर आपका इंडियन राइटर्स से आ रहा है, वो अच्छा खासा आ रहा है, मतलब मैंने अभी जो PYQs चेक किए, सो ऑलमोस्ट आप बिल्कुल पीछे से शुरू कर लो तो तोरू दत्त से लेकर आप बिल्कुल अर्ली पूरा वो फ्रीडम मूवमेंट कवर करते 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 नीचे तक आ जाओ, वहाँ से भी आपको जो आपके मॉडर्न इंडियन इंग्लिश ऑथर्स हैं उन सभी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उनके वर्क्स के अंदर से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थीम बेस्ड क्वेश्चंस, समरी बेस्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और एक बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन थे अगर किसी नॉवल पे कोई शो बेस्ड है, कोई सीरियल बेस्ड है। तो अभी रिसेंट में कोई एक सीरियल चलता था और उसका पूछा हुआ था कि वो एक नॉवल पे बेस्ड है, तो बताओ कौन सा सीरियल है वो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसकी तैयारी भी अच्छे लेवल पे ही करनी पड़ेगी। और मेरा फिर से आपको सजेशन है, प्लीज़ एक बार RPSC की वेबसाइट पर जाकर पेपर का लेवल देख लो, अगर आपको लगता है आप उस लेवल को मैच कर सकते हो, आपको तभी उसकी जो है तैयारी कर लेनी है, ठीक है। सो ये पोर्शन है। इसके अलावा एक और पोर्शन है यहाँ पर जो थोड़ा यूनिक है, जो कम ही पेपर्स में होता है, हरियाणा में होता है, वो है फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस का। लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन है जिसमें आपको फिनेटिक डिक्शनरी बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन करनी है, इंटोनेशंस देखनी है जो कि वर्ड स्ट्रेस होता है। सो वो भी हम आपको
उसके भी वीडियोस दे देंगे आपको, आप उसमें से जो है अपना सारा वो पोर्शन अपना यहाँ पर कवर हो जाएगा। निधि मैम, आप ग्रामर और पेडागोजी को कैसे अप्रोच करेंगे? राइट, बिल्कुल मैम। ग्रामर के जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ना, ये काफ़ी डिफरेंट हैं एंड ये सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी के ग्रेड 2 के पेपर में ही देखे गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रामर की, तो आपको ये सारे कुछ कॉमन टॉपिक्स तो दिख ही रहे होंगे। जहाँ पर अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जैसे कि डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इनके क्यूम्युलेटिव क्वेश्चंस हैं। आपको क्लोज टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आपको मल्टीपल फिलर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको डिटर्मिनर्स में क्वांटिफायर्स, रिलेटिव्स, ठीक है, एम्फेटिक्स, ये सब भी देखने को मिल रहा है जो कि एक यूजुअल से हटकर टॉपिक्स हैं। आगे मैं बात करती हूँ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में आपको ना कि सिर्फ प्रीपोजिशंस बल्कि जो फ्रेजल प्रीपोजिशंस है वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एन अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव क्वेश्चंस एंड सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमें बीपीएससी में देखने को मिले हैं, ठीक है। हर एग्जाम का कुछ एलिमेंट इन्होंने बोरो किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे चल के वॉइस एंड स्पीच की, तो ये टेंसेस की एप्लीकेशंस है। अगेन जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एप्लीकेशन टेंसेस है, टेंसेस की एप्लीकेशन वॉइस एंड नरेशन है। तो वॉइस एंड नरेशन में भी आपको बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस के नहीं, आपको इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो हमने पीवाईक्यूज को स्कैन करके समझा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज, अगेन मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को भी समझने का एक तरीका होता है जिसमें आपको सारे कंडीशनल्स एंड रिग्रेसिव मॉडल्स को भी समझना है। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लो एंड उसके बाद जितने भी अनकन्वेंशनल टर्म्स हैं, अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल्स हैं या फिर एक्सेप्शंस हैं, उन्हें भी हम एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्म्स में कवर करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस अगेन मॉडल वर्ब्स की ही एप्लीकेशन है। फ्रेजल वर्ब्स आपका वोकैब्युलरी का पार्ट है जिसे हम अगेन वर्ब्स में कवर नहीं करते हैं, अलग से कवर करते हैं प्रीपोजिशंस एंड वर्ब्स को एक साथ पढ़ने के बाद। जॉइनिंग सेंटेंसेस में आपको कोहेसिव डिवाइसेस एंड एडजंक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ये टॉपिक फिर से आ चुका है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन आपको अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस को हम पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद पढ़ते हैं क्योंकि ये पूरी ग्रामर की एप्लीकेशन है। उसके बाद आपकी ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, इसमें भी आपको कन्वेंशनल डिग्रीज नहीं मिलेगी, अनकन्वेंशनली मिलेगी। साथ ही साथ में जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो लिंग्विस्टिक्स का भी एक अलग डोमेन है जिसके कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैब्युलरी का पार्ट है। अभी यहाँ पर पिक्चर खत्म नहीं हुई है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका 10th एंड 12th का स्टैंडर्ड सिलेबाई है एंड उसके बाद उसको एडवांस लेवल तक स्ट्रेच किया गया है ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड तक। तो जो ग्रेजुएशन का लेवल होगा उसमें आपसे ग्रामर एंड यूसेज को थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन में पूछा जाएगा। देखो सिलेबस वही है लेकिन अलग अलग एग्जामिनेशंस एंड अलग अलग फॉर्म्स में मॉडिफाई करके उन क्वेश्चंस को पूछा गया है। जैसे अभी हम ऑफ लेट बीपीएससी के ट्रेंड्स में भी बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं, तो आरपीएससी तो अपना ट्रेंड पहले से ही चेंज कर चुका है बिकॉज राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हैं इट लाइक दोज एग्जाम्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एंड इंट्रिकेट एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स तो देखने को ही मिलेंगे, साथ ही साथ में आप देखिए एमएचएम और एसपीओसीए वाले टर्म्स भी देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे ना, ये आरपीएससी के पेपर्स में ही देखने को मिलेगा। तो एमएचएम में आपको मॉडिफायर्स देखने को मिल रहा है, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, हेड देखने को मिल रहा है। एसपीओसीए में आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, क्लॉजेस एंड एडवर्बियल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अपने आप में एक अलग यूनिवर्स है। तो ये मेटावर्स है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपके पास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो है ही, साथ ही साथ में एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सवाल बहुत ही कॉमन हर टीचिंग एग्जाम में पाया जाता है, तो वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आपको कॉम्प्रीहेंड करना है। एंड सिनोनिम्स एंड टोनिम्स जो है आपका वोकैब्युलरी में मॉडिफाई किया जाता है। सिनोनिम्स एंड टोनिम्स को लर्न करने की या सॉल्व करने की बेसिक टेक्निक है कि सारे टीचिंग एग्जाम्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को क्यूम्युलेटिवली सॉल्व किया जाए थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। एंड साथ ही साथ में उसके बाद आपका जो है लिटरेचर का सेक्शन हो जाता है पूरा। तो मैम यहाँ से ये तो समझ में आ गया है कि सिलेबस बहुत इजी है नहीं स्टूडेंट्स का। तो अगर इनको प्रेपरेशन शुरू करनी है तो इनके पास सबसे पहले तो एक गोल होना चाहिए कि कब तक, ठीक है, एग्जामिनेशन डेट, एक उनके पास एक प्रिडिक्शन होना चाहिए कि इस डेट तक हमारी प्रेपरेशन हो जाए और आज से हमें शुरू करनी है प्रेपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी तक तो इनकी फॉर्म फिलिंग ही है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं अगर ये 2-2.5 महीने का भी टाइम देते हैं तो मार्च से पहले तो नहीं होगा,
मार्च से पहले नहीं होगा, लेकिन अप्रैल में भी स्ट्रेच हो सकता है ना? बिकॉज अभी इनको पहले वैकेंसी इन्होंने निकाली है ग्रेड 1 की, यस वो एग्जाम भी यस, कंडक्ट करवाना हाँ जी। है। फिर रीट का भी अभी नोटिफिकेशन आया है, तो उसका भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो ऐसे ऐसे करके आपका मार्च अप्रैल तक स्ट्रेच हो सकता है। बट क्या हमें अपनी पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसका सिलेबस देखिए बहुत आप कैसा है। extensive है, बहुत तो क्या करना चाहिए अब इस केस में हमें? कुछ नहीं करना आप लोगों ने। सबसे पहले तो ये जो सिलेबस हमने आपको सारा समझाया है, एक बार आप लोग ये सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो आरपीएससी की वेबसाइट से, और पीवाईक्यू को भी, जो लेटेस्ट पिछला हुआ था मैम 2022 में। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ 2022 में जो लास्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी आई थी, उसमें तकरीबन 6,500 वैकेंसीज थी। Right. इस बार 1/3 है उससे। 1/3 है। सो इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज कैंडिडेट देखो हर साल बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। और सीट्स आपने 1/3 कर दी, तो आप मान के चलो कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। और एट द एंड ऑफ द डे एक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एक बेहतरीन तैयारी आपको जो है करनी होगी। निधि मैम और मेरा बैच जो है बहुत ही जल्दी हमारे स्टोर्स पे लाइव हो जाएगा, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ और अगर डाउट है तो नीचे नंबर आपको एक दिख रहा होगा, इस नंबर पे क्लिक करके, इस नंबर पे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, बैच की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और बहुत ही जल्दी हम इस बैच में पढ़ाना शुरू कर देंगे। एज अर्ली एज पॉसिबल वी विल स्टार्ट टीचिंग। बाकी मैम स्टूडेंट्स हमारे टीचिंग महापाक को भी यूटिलाइज कर yes, सकते हैं that's right. meanwhile, है ना? Yes. तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी से ही तैयारी शुरू करोगे और उससे आपको एक बेस मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्स में अभी कॉन्करेंट वे में पढ़ा रहे हैं, है ना? तो जितने भी एग्जाम्स को हम अभी एट प्रेजेंट कवर कर रहे हैं, वहां से आप अपना बेस क्लियर कर सकते हो टिल द टाइम योर बैच कमेंसेस, ठीक है? तो आपका बैच कमेंसमेंट डेट जो भी हो, आप आज से ही माइंड मेकअप कर लो। एक माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे राजस्थान में टीचर बनना है ना? तो उसके लिए आपके पास एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, हमारा टीचिंग का महापैक, जो आपको मिलेगा ऑल कोर्सेज टीचिंग पैनल पे जाके आप टीचिंग महापैक को अवेल करें। फिलहाल तो डबल वैलिडिटी भी चल रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। तो जो भी आप कोर्स को परचेज करते हो, इसमें आपके सारे ही कोर्सेज जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है, तो सारे रिसोर्सेज इसमें हैं। और जब आपका बैच आएगा आरपीएससी का, हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आप उसके पार्ट बन चुके होगे, राइट? तो इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, उन लाइव क्लासेस पर रिकॉर्डिंग्स भी है, तो आप उन सबको अवेल कर सकते हो। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आप डबल ड्यूरेशन पे उन्हें जो है एक्सेस कर सकते हो, राइट? तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो एंड रीच आउट कर सकते हो। आज से ही अपनी तैयारी शुरू करो, इज ऑल व्हाट आई विल एम्फसाइज ऑन। बिल्कुल। सो आपका कोई भी और डाउट है अगर एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग, सिलेबस रिगार्डिंग, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। आपके डाउट को हम एक FAQ सेशन के माध्यम से आंसर जरूर करेंगे, बिकॉज डाउट्स आंसर होने चाहिए। बहुत लोगों के डाउट्स एलिजिबिलिटी को लेकर रहते हैं, एज लिमिट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी रहते हैं। बाकी बेसिक आप मान के चलो, आपने अगर ग्रेजुएशन में एक ऑप्शनल की तरह भी अगर इंग्लिश पढ़ा था, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल। मैम कुछ लोग अब ये बोलते हैं कि मान लो हमने हमारी एलिजिबिलिटी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में बन रही है, इन दैट केस हम क्या मल्टीपल फॉर्म्स भर दें? तो देखो सभी ग्रेड्स का, जैसे ग्रेड 1 का पूरा सबका एक ही दिन एग्जाम होगा, तो आप सेम टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल तो हो नहीं सकते हो। आप अलग अलग ग्रेड्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भर सकते हो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। तो मान लो आपकी यहाँ पर आपने इंग्लिश पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा और इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो आप यहाँ पर, और मास्टर्स आपकी इंग्लिश में है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ग्रेड 1 में इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इस ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आप SST के लिए भी एलिजिबल हो तो वो भी आप कर सकते हो। इस ग्रेड में आप वापस इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हो, वो भी कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी आप मल्टीपल ग्रेड्स में बना सकते हो। एक ही ग्रेड में मल्टीपल एलिजिबिलिटी है भी है तो मतलब आप अपीयर नहीं कर पाओगे, उसके लिए कोई पॉइंट नहीं रहेगा उसका। तो बस इसका ध्यान रखना। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके रखो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।